नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों अपने रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। जो अपना रियल एनालिसिस का पार्ट है उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी और उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सीक्वेंस के बारे में। रियल एनालिसिस यानी कि वास्तविक विश्लेषण का पार्ट अपना चल रहा था और इसमें अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों वो पढ़ रहे थे सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, सीक्वेंस के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में कुछ थ्योरम्स करके देखी थी। ठीक है, किसके ऊपर देखी थी हमने थ्योरम? एक तो जो कन्वर्जेंट है उसके ऊपर थ्योरम देखी थी और एक हमने देखी थी बीडब्ल्यू थ्योरम यानी कि बोल्जानो-वायस्ट्राइस प्रमेय, वास्तविक विश्लेषण। टॉपिक इसमें अपना जो चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों सीक्वेंस के बारे में यानी कि अनुक्रम। कल की क्लास में अपन ने एक दो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन देखी थी। पहले तो डेफिनेशन किसकी देखी थी? हमने डेफिनेशन देखी थी दोस्तों अपन ने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थ्योरम, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में मैंने क्या बताया था, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिसारी अनुक्रम। कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है? सर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी होती है जब उसकी लिमिट क्या करे? एग्जिस्ट करे। और एग्जिस्ट करती है इसका मतलब क्या हुआ? उसकी लिमिट कैसी है दोस्तों? फाइनाइट है यानी कि परिमित है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इस केस में हम क्या कहते हैं? इसकी लिमिट कैसी, इसकी जो ये सीक्वेंस जो है वो कैसी है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। दूसरा इसके अंदर हमने देखा था दोस्तों डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। डाइवर्जेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? यानी कि अपसारी अनुक्रम। अपसारी अनुक्रम के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब या तो उसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटिव है या फिर उसकी लिमिट कैसी है? प्लस में इन्फिनिटिव है। ये दो डेफिनेशन पढ़ी थी और इनके ऊपर हमने दो थ्योरम भी की थी। ठीक है, आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक की थी और एक की थी हमने बीडब्ल्यू थ्योरम। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आज की क्लास में अपन लेते हैं इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर। थ्योरम का स्टेटमेंट मैं पहले लिख देता हूं। इफ xn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, xn इज ए, if xn is a convergent sequence then its limit is unique। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देता हूं, यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो इसकी सीमा अद्वितीय होती है। ठीक है, अगर xn कैसे है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट कैसी होती है? यूनिक होती है। ये चीज़ मैंने आपको ये जो सीक्वेंस है वो पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि सीक्वेंस जो होती है उसकी जो लिमिट होती है वो कैसी होती है? यूनिक होती है। यहाँ हमें क्या दिया हुआ? कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो सीक्वेंस है आपकी उसकी लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि उसकी लिमिट कैसी है? फाइनाइट है, यानी कि कोई ना कोई नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, और वो नंबर कैसा होगा? यूनिक होगा। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। मतलब सीक्वेंस को हमें कैसा लेकर चलना है? कन्वर्जेंट लेकर चलना है, यानी कि मुझे एक ऐसी सीक्वेंस लेनी है जिसकी लिमिट कैसी है? फाइनाइट है। ठीक है, और उसको कैसी दिखानी है कि वो लिमिट कैसी है? मेरे पास यूनिक है। तो इसको दिखाएंगे कैसे? मैं मान लेता हूं जनरली
कि अपने पास जो सीक्वेंस है, मैं कोई सीक्वेंस एक, देखो इसकी पहले रूपरेखा बनाते हैं अपन प्रूफ करने के लिए। मैं मान लेता हूं मेरे पास xn कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, xn कैसी है, मेरे पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी कि अभिसारी अनुक्रम है। xn कैसा है दोस्तों, मेरे पास कोई अभिसारी अनुक्रम है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? xn को कैसा मान लिया मैंने, कन्वर्जेंट मान लिया, यानी कि अभिसारी मान लिया। अब कन्वर्जेंट मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोई लिमिट होगी, ठीक है। उसको मुझे कैसा दिखाना है, यूनिक दिखाना है, यानी कि अद्वितीय दिखाना है। अद्वितीय का मतलब, यूनिक का मतलब उस सीक्वेंस की केवल और केवल एक ही लिमिट होगी, एक के अलावा इसकी दूसरी लिमिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसकी लिमिट में क्या करता हूं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मैं मान लेता हूं, ठीक है, कि इसकी दो लिमिट है, ठीक है। मैं मान लूंगा कि इसकी दो लिमिट है। एक लिमिट तो दोस्तों मैं मान लूंगा इसकी L1 है, और दूसरी लिमिट में मान लूंगा इसकी L2 है। मैं ये दोनों लिमिट लेकर चलूंगा, ठीक है। इस xn की दो लिमिट मान लेता हूं, एक L1 मान लेता हूं, एक L2 मान लेता हूं, और इनको लेकर चलता हूं। लास्ट में मैं दिखा दूंगा कि ये L1 बराबर L2 है। मतलब L1 बराबर L2 आने का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है। आप 3 मानोगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा, आप कितनी मान लो, रिजल्ट आपको सारे इक्वल ही मिलेंगे। इक्वल मिलने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसकी लिमिट कैसी हो गई, यूनिक हो गई। अरे मुझे एक चीज बताओ, आप कोई भी दो नंबर मानते हो, ठीक है, हम मानते हैं ना गणित में कि माना यदि संभव हो तो L1 और L2 कोई दो नंबर हैं, फिर हम उसको लेकर चलते हैं। पहले L1 के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर L2 के लिए बनाते हैं। लास्ट में अगर दोनों बराबर आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि दोस्तों ये जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। हमारा जो मानना था कि इसकी दो लिमिट होगी वो क्या है, गलत है। अतः इसकी लिमिट क्या होगी, एक ही होगी। कैसे, बराबर होने पे कैसे पता चला? अरे बराबर कब, कोई दो नंबर मान लो, दो क्या 3 के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता? दो तो 2 के ही बराबर हो सकता है, ठीक है। मतलब ये दोनों एक जैसे हैं तभी तो बराबर होगा। मैंने यहाँ L1 और L2 दो अलग अलग तो मानी, लेकिन लास्ट में देखने पे पता चला ये तो बराबर ही आ रहे हैं। बराबर आ रहे हैं मतलब ये दो नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसकी दो लिमिट लेकर चलूंगा और लास्ट में बराबर दिखाऊंगा। तो देखना ये लाइन रूपरेखा हो गई, इसकी दो लिमिट लेकर चलते हैं और लास्ट में इसको इक्वल दिखा देंगे। तो देखना प्रूफ कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए साथ में करूंगा, ठीक है। पहले मैं मान लेता हूं, माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है, एक अभिसारी अनुक्रम है। इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूं, लेट xn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। xn कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है xn की सीमा अद्वितीय होती है। इस लाइन को इंग्लिश में लिख रहा हूं, नाउ we have to show that, now we have to show that limit of xn is यूनिक। मुझे क्या सिद्ध करना है कि xn की जो लिमिट है वो कैसी होगी दोस्तों, यूनिक होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? मैं मान लेता हूं यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना xn की दो सीमाएं L1 व L2 है। लेट, यही लाइन को इंग्लिश में, एक लाइन हिंदी में फिर इसी को इंग्लिश में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। लेट इफ पॉसिबल L1 and L2 is any two limit of
xn, ठीक है। L1 और L2 क्या है, इस xn की दो लिमिट है, दो सीमाएं हैं। पहले मैं L1 के लिए लेता हूं, ठीक है। माना अब यदि L1 xn की सीमा हो तो, इफ L1 is limit of xn, then for all epsilon greater than 0 there exist m1 greater than n के लिए हो जाएगा दोस्तों xn माइनस L1 लिमिट, देन बाई, एक लाइन और लिख देता हूं पहले, हो तो देन हो तो सीमा की परिभाषा से, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। सीमा की परिभाषा से, डेफिनेशन, लिमिट की परिभाषा क्या कहती है, मैंने क्या कहा था, अगर L xn की लिमिट है तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं कि सर xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब आपको कोई एक रियल नंबर m मिल जाए, ठीक है। कोई आपको नेचुरल नंबर m के मिलने के बाद इस xn के सारे इनफाइनाइट टर्म्स इस L के नेबरहुड में क्या कर जाएंगे, कंटेन कर जाएंगे। यही डेफिनेशन पड़ी थी। तो अगर यहाँ L xn की लिमिट थी इसलिए ये आ गई। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि L1 क्या है, आपकी xn की लिमिट है, तो यहाँ लिमिट की डेफिनेशन लगाता हूँ। तो दोस्तों फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको मैंने नाम दे दिया m1, ठीक है। कोई एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको नाम मैंने दे दिया m1। इस नेचुरल नंबर m1 के मिलने के बाद इस xn के जो इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो सारे के सारे इस L1 के नेबरहुड में क्या कर जाएंगे, कंटेन कर जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 नाम। ये लाइन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कुछ इस लाइन में था नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। तो आई होप सभी को ये वाली लाइन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिमिट की डेफिनेशन लगाई है और कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक का मामला देखो, रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की। इस थ्योरम को रटने मत बैठ जाना, जितनी भी थ्योरम्स कर रहे हैं उनको रटने मत बैठ जाना। ये जो मैं थ्योरम कर रहा हूँ आपको मेरे ख्याल से, देखो मैंने जो लाइन लिखी है वो मैं बता देता हूँ किस प्रकार से लिखी गई है, थ्योरम किस प्रकार से प्रूफ होती है। देखो क्वेश्चंस करने से कितनी इजी थ्योरम्स प्रूफ करना होता है। जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन या आप न्यूमेरिकल एनालिसिस या आप कैलकुलस पढ़ते हो, उनसे कितना इजी थ्योरम को प्रूफ करना होता है। बस एक बार आपने डेफिनेशंस को क्लियर कर लिया अच्छे से, एक बार अगर आपने डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियर कर लिया, उसके बाद में आपको इन थ्योरम्स को क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इस थ्योरम की बात करें, हमें क्या दी हुई थी, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई थी। तो मैंने एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले ली xn। मुझे इसमें क्या सिद्ध करना था कि इस xn की लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। वही लाइन मैंने लिखी है कि सिद्ध क्या करना है, xn की सीमा कैसी होती है, अद्वितीय होती है, यानी कि यूनिक होती है। अब यूनिक प्रूफ करने के लिए हम एक ही फंडा लगाते हैं, दो मानकर चलते हैं और बराबर दिखा देते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ कि यदि संभव हो तो मान लिया इसकी दो लिमिट L1 और L2 है, ठीक है। फिर मैंने पहले क्या लेकर चलूंगा, अगर L1 इसकी लिमिट है तो लिमिट की परिभाषा से ये आ गई। फिर मैं ले लूंगा L2, अगर इसकी लिमिट है तो L2 की परिभाषा से इसकी लिमिट की परिभाषा दोबारा लग जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा थ्योरम्स में कुछ है ही नहीं। अब देखना, यदि L2 xn की सीमा हो तो सीमा की परिभाषा से, इंग्लिश में इसको लिख देता हूं, इफ L2 इज लिमिट ऑफ xn then by definition of limit for all epsilon greater than 0 there exist। इस बार एक m1 तो पहले आ गया, तो अब यहां मैं m2 ले लेता हूं, ठीक है।
तो xn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू M2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। ये इक्वेशन 1 और 2 सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी किस प्रकार से लिखी गई है। इक्वेशन 1 और 2 में क्या किया है दोस्तों, इक्वेशन और 2 में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ लिमिट की डेफिनेशन लगाई है। इक्वेशन फर्स्ट में भी क्या किया, हमने लिमिट की डेफिनेशन लगाई, और इक्वेशन सेकंड में भी हमने क्या किया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लिमिट की डेफिनेशन ही लगाई है। ठीक है, इसमें भी देखो लिमिट की डेफिनेशन लगाई है, इसमें भी लिमिट की डेफिनेशन लगाई है। अब देखो यहाँ 2 नेचुरल नंबर हैं, एक तो m1 है, एक m2 है। इसकी एक बार मैं थोड़ी सी कहानी समझाता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है, देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये आपके पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आपके पास एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर इस सीक्वेंस के टर्म इस प्रकार से बैठे हैं x1 x2 x3 x4 x5 डैश डैश चलता जा रहा है। यहाँ कोई नंबर मान लो xm1 आ गया, यानी कि m1 के ऊपर आपको कोई सीक्वेंस का पद m1 मिल गया। इस m1 के मिलने के बाद यहाँ मान लो L1 है। ठीक है, इसके मिलने के बाद इस m1 के, यही तो कह रही है ये डेफिनेशन की, इस m1 के मिलने के बाद इस सीक्वेंस के सारे पद इस L1 के नेबरहुड में आ जाएंगे। तो इस सीक्वेंस के जो सारे के सारे पद हैं वो ये वाला आप L1 का नेबरहुड मान लो इसके अंदर आ गए। ठीक है, यही कह रहा है, कब आ गए, इस m1 के मिलने के बाद। लेकिन यहाँ हम 2 लिमिट मान के चल रहे हैं, तो हम पॉसिबिलिटीज ये मानते हैं कि इसकी एक लिमिट यहीं कहीं और बैठी है, ये L2। ठीक है, ये क्या हो गया, L2 हो गया। और वो नंबर मान लो मुझे यहां कहीं मिल गया, किसके मिलने के बाद, एक नंबर M2 के मिलने के बाद, एक नंबर M2 के मिलने के बाद, M2 के मिलने के बाद मान लो मुझे ये वाला नेबरहुड आ गया इस L2 का। ठीक है, और इसके बाद में ये अनंत पॉइंट यहां तक आ रहे हैं। ठीक है, किसके मिलने के बाद, इस M2 के मिलने के बाद में सारे पॉइंट्स ये यहाँ, ये नेबरहुड मान लो ये L2 आ गया, तो ये नेबरहुड में सारे पद आ रहे हैं। लेकिन ये चीज तो गलत है ना, क्योंकि लिमिट तो एक ही होती है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं, तो समझने के लिए बता रहा हूं M1 और M2 की कहानी क्या होती है। ठीक है, तो ये M1 M2 हमें क्या कह रहे हैं, M1 कह रहा है कि इस M1 के आने के बाद इस सीक्वेंस के सारे टर्म, ये यहाँ L1 है तो इसके नेबरहुड में आ गए, और M2 में यहाँ कहीं मानता हूं तो M2 के मिलने के बाद सारे के सारे पद इसमें आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन है, M1 बड़ा है या M2 बड़ा है? मुझे क्या पता। आप कई स्टूडेंट कहेंगे सर आपने यहां माना है तो ये M2 होगा। अरे मानने से थोड़ी होगा, एग्जैक्ट में कौन बड़ा है सर हमें ही नहीं पता। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको ये नंबर यही मिले, ये नंबर आपको पहले, चलो M1 यहां मिला तो M2 आपको यहां भी तो मिल सकता है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो मुझे ये चीज नहीं पता दोनों में बड़ा कौन सा है, तो मैं मान लूंगा इन दोनों में बड़ा कोई नंबर, इन दोनों में बड़ा जो होगा मैक्सिमम उसको मैं M मान लूंगा। ठीक है, तो देखना। ठीक है, अब दोनों में बड़ा, ठीक है, दोनों में जो बड़ा होगा उसको M मान लिया, मतलब इस M के मिलने के बाद में, इस नंबर M के मिलने के बाद में, मान लो ये नंबर M मुझे यहाँ कहीं मिल गया जो मैक्सिमम था, इसके मिलने के बाद में सारे के सारे पद L1 के भी नेबरहुड में है और इसी के मिलने के बाद M2 के भी नेबरहुड में है। ठीक है, हम दोनों में एक नंबर ऐसा ही होगा। अरे कोई जरूरी थोड़ी है ये M1 M2, इस M1 और M2 में जो मैक्सिमम होगा उस मैक्सिमम, मान लो मैं M2 को बड़ा मानता हूं, M2 को बड़ा मानने का मतलब क्या हो गया कि इस नंबर M2 के मिलने के बाद में सारे के सारे सीक्वेंस के टर्म L1 के नेबरहुड में भी है और M2 के, इसके L2 के नेबरहुड में भी है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बड़ा मानूं M1 को, अगर बड़ा M1 को मानूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि M1 के मिलने के बाद में इस सीक्वेंस के सारे पद L1 के नेबरहुड में भी है और L2 के नेबरहुड में भी है। ठीक है, ये कह सकता हूं मैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनमें बड़ा M1 है या M2 है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे लास्ट क्लास में हमने माना था दोनों में मिनिमम नहीं पता था, तो हमने मिनिमम स्मॉल के और कैपिटल के को मैक्सिमम माना था। उसी प्रकार मैं क्या करता हूं, दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको M मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो देखना, अब मैं यहां मान लेता हूं लेट M बराबर मैक्सिमम ऑफ M1 M2। इन दोनों में बड़ा मैंने किसको मान लिया, M को मान लिया। ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन है मान लिया मैंने, M है।
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब पहले तो इसका मतलब पहले m1 था, m1 का मतलब था क्या था, m1 का मतलब था कि इस नंबर के बाद में सीक्वेंस के सारे टर्म L1 के नेबरहुड में है। और m2 क्या कहता है दोस्तों, m2 कहता है कि इस m2 के मिलने के बाद सारे के सारे xn के सारे पद L2 के नेबरहुड में है। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि भाई साहब मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही चाहिए। वो एक नंबर के बाद में क्या होना चाहिए, सारे के सारे पद L1 और L2 के में हो जाए। तो मैंने दोनों में जो बड़ा होगा उसी के बाद होगी, दोनों के अंदर जो बड़ा होगा तो बड़ा मैंने m मान लिया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इस m के मिलने के बाद सारे के सारे पद L1 के नेबरहुड में भी है और L2 के भी नेबरहुड में है। मतलब मैं इक्वेशन 1 और 2 में m1 की जगह m लिख सकता हूं और m2 की जगह भी m लिख सकता हूं। अरे दोनों में मैक्सिमम m ले लिया। इसका मतलब पहले इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि m1 के मिलने के बाद में xn के सारे पद L1 के नेबरहुड में है। इसका मतलब था कि m2 के मिलने के बाद में सारे के सारे पद xn के किस में है, L2 के नेबरहुड में है। अब मैंने दोनों में बड़ा मान लिया, हटाओ यार दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। दोनों में बड़ा मैंने ले लिया m। इसका मतलब क्या हो, अब इसका मतलब ये है कि इस m के मिलने के बाद xn के सारे पद L1 के नेबरहुड में भी है और L2 के नेबरहुड में भी है। तो भाई साहब इस m के मिलने के बाद में L1 के नेबरहुड में है तो ये m1 किससे रिप्लेस हो जाएगा भाई साहब, ये m1 रिप्लेस हो जाएगा दोस्तों m से। इसी प्रकार ये m2 भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, m से रिप्लेस हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या कह सकता हूँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट से हम कह सकते हैं xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 नाम। एंड बाई इक्वेशन सेकेंड से मैं कह सकता हूँ xn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 तक आ गई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4 नाम। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये 3 और 4 आ गई। मुझे क्या दिखाना है, L1 बराबर L2 दिखाना है। मैं अगर सिद्ध कर दूं L1 माइनस L2 बराबर 0, L2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा। तो मैं क्या लेकर चलता हूं, L1 माइनस L2 को लेकर चलता हूं। ठीक है। तो नाउ मोड ऑफ L1 माइनस L2, मैं मोड के अंदर L1 माइनस L2 ले लेता हूं और बराबर में 0 दिखा देता हूं। बराबर में 0 दिखाने के बाद L2 ये मोड तो हट जाएगा और L2 उधर चला जाएगा। बराबर दोनों तरफ में क्या, दोनों में इसमें मैं क्या करता हूं, xn जोड़ देता हूं और xn घटा देता हूं। तो देखना ये L1 प्लस xn जोड़ दिया, माइनस xn घटा दिया और माइनस L2। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे देखो, बराबर मैं क्या करता हूं, इसको एक जगह ले लेता हूं L1 माइनस xn, फिर प्लस इसको एक जगह ले लेता हूं xn माइनस L2। माइनस इसमें से कॉमन ले लेता हूं, माइनस इसमें से कॉमन लेता हूं तो माइनस xn माइनस L1 प्लस xn माइनस L2। अब मोड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क, इसका नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से पहले मोड की प्रॉपर्टी लगा देता हूं। ठीक है। मोड की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मोड ऑफ x1 प्लस x2 होता है तो ये लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 लिखा जाता है। पता है ये सभी स्टूडेंट को। ठीक है। तो इसका मोड अलग अलग करूंगा तो ये इक्वल किस में बदल जाएगा, लेस देन इक्वल में बदल जाएगा। और ये माइनस xn माइनस L1 प्लस xn माइनस L2। अब मोड के अंदर ये माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको लिख सकते हो आप xn माइनस L1 प्लस xn माइनस L2। देखो इक्वेशन 3 और 4 का यूज कर देता हूं, L1 माइनस L2। अब देखो 3 और 4 से, इक्वेशन 3 से देखो, इक्वेशन 3 क्या कह रही है, xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन। तो इक्वेशन 3 से यहां क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन, और यहां भी क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन। यहां तो 3 4 से एप्सिलॉन आ जाएगा, यहां भी एप्सिलॉन, और यहां लेस देन है ही और यहां भी लेस देन है, तो हम यहां लिख सकते हैं। मतलब बाय इक्वेशन 3 एंड 4 से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, मोड ऑफ L1 माइनस मोड ऑफ L2 लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा दोस्तों मोड ऑफ L1 माइनस L2 लेस देन इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन।
अब सर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो एप्सिलॉन होता है, सिंस एप्सिलॉन क्या करता है, जीरो की तरफ टेंड करता है हमेशा। एप्सिलॉन मैंने क्या बताया था, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, ये इतनी छोटी क्वांटिटी होती है कि ये ऑलमोस्ट जीरो ही होती है, लेकिन बस जीरो नहीं होती। इस क्वांटिटी को भी आपने 2 से गुणा कर दिया, इसका मतलब अगर इतनी पॉइंटों में कोई क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो और कम होती है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होके और जीरो की तरफ हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो मैं यहाँ से ये हो जाएगा अब मोड ऑफ L1 माइनस L2। अब ये पूरा जीरो ही मान लेता हूँ इसको, तो ये बराबर जीरो लगा सकता हूँ अब, ठीक है। अब इसका मोड हटा देता हूँ, तो L1 क्योंकि बराबर में जीरो है, बराबर में जीरो है, तो अब आप मोड हटा सकते हो, L1 माइनस L2 बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, L1 इक्वल्स टू L2, यानी कि हमारा मानना कि इसकी 2 लिमिट होती है वो क्या होती है, गलत है। देयरफॉर our assumption is to limit of xn is wrong, hence limit of xn is unique। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख सकता हूं, अतः हमारा मानना कि xn की 2 सीमाएं होती है, गलत है। इसलिए xn की सीमा अद्वितीय होती है। ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। और एक चीज़ मैं बता देता हूं दोस्तों, इस थ्योरम के ऊपर लगा लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस थ्योरम के ऊपर लगा लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाने की इस बार इस थ्योरम की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। इस बार इस थ्योरम की पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। मुझे नहीं लगता कि इस थ्योरम को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि इस थ्योरम को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो मैं कर सकता हूँ इसको रिपीट, ठीक है। देखो एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। मुझे क्या दिया हुआ था, मुझे xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई थी। xn कैसी दी हुई थी दोस्तों, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई थी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। मुझे क्या दिखाना था कि इसकी जो लिमिट होती है दोस्तों वो यूनिक होती है। इसकी लिमिट कैसी होती है, यूनिक होती है, ठीक है। यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सीमा एग्जिस्ट करती है, विद्यमान होती है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया, सबसे पहले मैं लेकर मान लेता हूँ कि xn मेरे पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। xn मैंने क्या मान ली, कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान ली, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान ली। साथ अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि इसकी लिमिट कैसी होगी, यूनिक होगी, ठीक है। अब इसकी लिमिट को यूनिक प्रूफ कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ को यूनिक प्रूफ करने के लिए हमेशा 2 मानते हैं, ठीक है, कि ये 2 हैं। लास्ट में उनको इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, ये फंडा ध्यान में रखना। यूनिक प्रूफ करने के लिए हम मोस्ट ऑफ यही काम करेंगे, डबल मानकर चलेंगे, लास्ट में उनको बराबर दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई 2 लिमिट मान ली इसकी L1 और L2, ठीक है। इसकी कोई 2 लिमिट मान ली L1 और L2। अब पहले मैं बात करता हूं कि इसकी L1 अगर इस xn की लिमिट है तो लिमिट की डेफिनेशन यहां मैंने लगा दी, ठीक है। ये लिमिट की डेफिनेशन मैंने लगा दी। लिमिट की डेफिनेशन लगाई कि भाई साहब एक नेचुरल नंबर m1 के मिलने के बाद इस सीक्वेंस के सारे टर्म इस L1 के नेबरहुड में है, यही होती है डेफिनेशन। इसी प्रकार L2 के लिए मैंने लिमिट की डेफिनेशन लगाई, ये क्या कहती है, अब m1 तो आ गया, अब मैं मान लेता हूं एक दूसरा नंबर m2 के मिलने के बाद इस सीक्वेंस xn के सारे टर्म इस L2 के नेबरहुड में है, यही कहती है ये डेफिनेशन। अब भाई साहब
मेरे पास दो नंबर थोड़े से मुझे दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं सर दोनों में एक नंबर ले लो जो बड़ा वाला है, ठीक है, क्योंकि उस बड़े वाले के बाद चाहे दोनों में जो बड़ा होगा उसमें दोनों के ही पद रहेंगे, L1 का नेबरहुड भी के में भी रहेंगे और L2 के में भी रहेंगे, जिस जो बड़ा होगा। अरे ये बात खोपड़ी में बैठ रही है या नहीं बैठ रही, ये बात खोपड़ी में बैठ रही है या नहीं बैठ रही, नहीं बैठ रही। तो देखो एक बार मैं ये चीज दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूं कि ये M1 M2 वाली अगर किसी बच्चे को तकलीफ कर रही है तो देखो ये नंबर लाइन मान लो, ठीक है, यहाँ x1 मान लो, यहाँ x2 मान लो, यहाँ x3 मान लो, डैश डैश चलता जा रहा है, और यहाँ में xm1 मान लेता हूँ, ये पॉइंट m1 है, सपोज दैट m1 है, ठीक है, यहाँ मैं पॉइंट L1 मान लेता हूँ और इस L1 का ये नेबरहुड हो गया, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन क्या कहती है कि इस m1 के मिलने के बाद इस सीक्वेंस के सारे टर्म कहाँ है, इस नेबरहुड के अंदर है, लेकिन हमने दो लिमिट मानी है, तो दूसरा पॉइंट में L2 यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ L2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो L2 यहाँ मान लिया, तो यहाँ मैं पॉइंट M2 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं पॉइंट M2 लेता हूँ, तो इस बार ये वाला नेबरहुड हो गया, ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस के सारे पद इस L2 के नेबरहुड में भी आ रहे हैं, ये ले लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, सारे के सारे पद इस L2 के नेबरहुड में भी आ रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज सुनना, मैं ये मानकर चलूँ दोनों में, अब देखो अब मैं फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं कि यहाँ बड़ा M2 है, एग्जैक्ट में तो मुझे पता नहीं है M2, मैंने तो जस्ट समझाने के लिए लिखा है यहाँ, एग्जैक्ट में मैं मान लेता हूं कि इनमें बड़ा M2 है। अब देखो मैंने जब M2 को बड़ा लिया तो यहाँ ये नेबरहुड L1 का पूरा ही है अब, ठीक है, जब मैंने दूसरी ली तो L1 का नेबरहुड यहाँ तक पूरा ही है, ठीक है। जब मैंने M2 लिया तो इस M2 से ध्यान से देखो, इस L2 के नेबरहुड में भी इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, सिमिलरली इस M2 के मिलने के बाद इस L1 के भी नेबरहुड, L1 का नेबरहुड यहाँ तक अब, ठीक है, तो L1 के नेबरहुड में भी क्या आ रहे हैं, इस सीक्वेंस के सारे पद आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं M1 को लूँ दोनों जगह, ठीक है, पहले वाली इक्वेशन 1 में और 2 में M1 को लूँ, तो M1 लेने के बाद ये L1 का पहले नेबरहुड, L2 का नेबरहुड तो यही था, लेकिन L1 का नेबरहुड तो पहले यहीं तक रहता है, ठीक है, पहले यहीं तक रहता है, तो इसके अंदर L1 के नेबरहुड में सिर्फ L1, इस L1 के नेबरहुड में ही आ रहे हैं xn के सारे टर्म, लेकिन आने दोनों के में चाहिए, इसलिए हम क्या कहते हैं कि दोनों में मैक्सिमम हमें पता नहीं है, तो मैक्सिमम m ले लेता हूँ मैं, दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको m ले लेता हूँ, तो इस ये m में अब यहाँ कहीं बैठा हुआ मान लेता हूँ, इस m के मिलने के बाद इस सीक्वेंस के सारे टर्म L1 के नेबरहुड में भी है और L2 के नेबरहुड में भी है, ठीक है। तो अब ये कहानी समझ में आ गई होगी सभी दोस्तों को, ठीक है, कौन सी वाली, ठीक है, ये चीज। अब मैंने इस M1 और M2 को यहाँ किससे रिप्लेस कर दिया, M से रिप्लेस कर दिया, देखो, ठीक है, M से रिप्लेस करने के बाद में मुझे क्या लेकर चलना है, मुझे दिखाना है L1 माइनस L2 बराबर 0 दिखाना है, और बराबर लेके जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये चीज दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मोड ऑफ L1 माइनस L2 लेकर चलता हूँ, xn जोड़ देता हूँ, घटा देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, एक तरफ ये इक्वेशन 3 का मामला सेट कर लेता हूँ, एक तरफ इक्वेशन 4 का मामला सेट कर लेता हूँ। तो ये देखो ये मामला यहाँ सेट हो गया, यहाँ 3 से एप्सिलॉन लिख देता हूँ, यहाँ 4 से एप्सिलॉन लिख देता हूँ, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन कितना हो गया दोस्तों, 2 एप्सिलॉन हो गया, क्लियर। अब हम जानते हैं जो एप्सिलॉन होता है वो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, ऑलमोस्ट 0 ही होती है, इस ये भी डबल हो रही है, इसका मतलब और छोटी हो गई, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, 0 की तरफ टेंड कर गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, बराबर में 0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पूरा एक लाइन ये भी दिखा सकते हो, टेंस टू 0, फिर लास्ट में आगे वाली लाइन टेंस टू 0 है, तो इसको आप ऑलमोस्ट 0 मान सकते हो, ठीक है। अब बराबर में 0 आ गया तो मोड हटा दो, ठीक है, तो L1 माइनस L2 बराबर 0, तो L1 बराबर क्या आ गया आपके पास दोस्तों, L2 आ गया, ठीक है। अतः जो हमने 2 माने थे वो क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना कि xn की 2 सीमाएं होती है गलत है, इसलिए xn की सीमा कैसी होती है, अद्वितीय होती है। नीचे स्टेटमेंट रिपीट कर देना, हेंस इफ xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन इट्स लिमिट इज यूनिक, ठीक है। आपकी ये थ्योरम कंप्लीट होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पहले भी बहुत बार पूछी गई है और आगे भी बहुत बार पूछी जाएगी। एक चीज मैं सभी बच्चों को बता देता हूं कि सीक्वेंस के ऊपर आपको एक थ्योरम एग्जाम में पूछी ही जाएगी, ठीक है। इतनी इसमें 6-7 थ्योरम है, सीक्वेंस में 6-7 थ्योरम बनती है, उनमें से एक थ्योरम आपको एग्जाम में 100%
पूछी जाएगी। और एक डेफिनेशन मानकर चलो आप, मोस्ट ऑफ लिमिट या लिमिट पॉइंट में से कोई एक डेफिनेशन आपको जरूर पूछेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ और थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।